नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 48 घंटे बर्फबारी और भारी बारिश के आसार। 30 जनवरी तक दिखाई देगा असर। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में दरारें। प्रशासन ने आशियानों को तोड़ने का काम किया शुरू। लोग पलायन को मजबूर। आंगन से बंद हुई बच्चों की किलकारियां। छब्बीस जनवरी से कांग्रेस के हाथ से आज जोड़ो यात्रा। मंत्री रेखा आर्या ने कसा तंज। कहा, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में मतभेद और मनभेद, इसलिए निकालने मन जोड़ो यात्रा। देहरादून में कचरा प्रबंधन को लेकर चलाई जा रही मुहिम। महापौर सुनील उनियाल गामा ने स्वच्छता चैंपियन को किया सम्मानित। कहा, कचरे का निस्तारण बड़ी चुनौती। उत्तराखंड के लक्सर में किसान हत्याकांड। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर किया खुलासा। आरोपी धर्मपाल को किया गिरफ्तार। फसल बटाई को लेकर हुआ था विवाद। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड का छोलिया नृत्य दिखेगा। कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य की प्रस्तुति होगी। इस बार राज्य की झांकी मानसखंड पर तैयारी की गई है। झांकी के अग्र व मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में वितरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियां, पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति भी परिचित होंगे। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार उत्तराखंड का छोलिया नृत्य देखने को मिलेगा। कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य की प्रस्तुति दिखेगी। इस बार राज्य की झांकी मानसखंड पर तैयारी की गई है। झांकी के अग्र व मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंघा, घूरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियां दिखने वाली हैं। पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जोगेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लोग गणतंत्र दिवस पर परिचित होंगे। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां की गई हैं। वहीं गणतंत्र दिवस परेड में इस बार छोलिया नृत्य देखने को मिलेगा। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लोग परिचित होंगे। कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य की प्रस्तुति दिखेगी। वहीं इस बार राज्य की झांकी मानसखंड पर तैयार की गई है। झांकी के अग्र व मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घूरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियां दिखेंगे। पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लोग परिचित होंगे। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर कई नई तैयारियां की गई है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड कुछ अलग होने वाली है। परेड में उत्तराखंड का छोलिया नृत्य देखने को मिलेगा। कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इस बार राज्य की झांकी मानसखंड पर तैयार की गई है। झांकी के अग्र व मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घूरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियां देखने को मिलेंगे। पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। इस बार उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लोग परिचित होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, इस बार गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड में नई तैयारियां की गई है। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है?
बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर उत्तराखंड की ओर से मानस खंड की झांकी देश और विदेश के तमाम लोगों को देखने को मिलेगी। यानी अगर आप देखेंगे उत्तराखंड का एक भाग केदारखंड कहलाता है, दूसरा भाग मानस खंड कहलाता है और मानस जी। खंड में जागेश्वर धाम की खूबसूरत तस्वीर झांकी के माध्यम से दिखेगी। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो अपने आप में सैलानियों का खास एक पॉइंट जरूर है, जो हर कोई वहां पर आता है और एडवेंचर देखना चाहता है या वाइल्ड लाइफ देखना चाहता है। वहां पर लोगों की क्या पृष्ठभूमि होती है, क्या क्या उनको नजर आता है, तो उसकी एक झांकी मानसखंड की झांकी के रूप में हिरन मिलेगा, मोर मिलेगा या बारहसिंगा मिलेगा, घुरोल मिलेगा। इन तमाम का एक कह सकते हैं कि एक सिनेरियो तैयार किया गया है और उसको एक झांकी मानसखंड के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को देश और दुनिया के नक्शे पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां चल रही है, रिहर्सल चल रही है और पूरी टीम की लगी हुई है। और 26 तारीख को जब गणतंत्र दिवस की झांकियां राजपथ पर निकल रही होगी तो उत्तराखंड के मानस खंड को अपने आप में एक संस्कृति और सभ्यता के परिचायक के तौर पर नोडल अधिकारी के एस चौहान की अगुवाई में झांकी को प्रस्तुत किया जाएगा। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो कई जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो मौसम के बदले मिजाज का 30 जनवरी तक असर दिखाई देगा। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी के लिए संभावना जताई गई है। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त काफी परेशानियों की मार झेल रहा है। जहां देखो बस दिखाई देती है मोटी मोटी दरारें, जिस कारण जोशीमठ में इस वक्त काफी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ तो आए दिन कई वार्डों में नई नई दरार भी देखने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। और तो और कई आशियाने इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में आ चुके हैं। जो आशियाने कभी भी पल भर में स्वयं जमींदोज हो सकते हैं, जिसको लेकर के प्रशासन सतर्क हो चुका है और पहले उन आशियानों को तोड़ने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जिन आशियानों ने इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है, जो आशियाने कभी भी अपने आप स्वयं टूट सकते हैं। मनोहर बाग में पहले नंबर का आशियाना किस तरह से प्रशासन के द्वारा जमींदोज किया जा रहा है। यहाँ तक कि मनोहर बाग वार्ड संख्या 5 में कई आशियाने भी इस वक्त मोटी मोटी दरारें दिखाई दे रही हैं और कई आशियानों में इस वक्त रेड क्रॉस के निशान भी लग चुके हैं, जिसके चलते पूरे मनोहर बाग में आजकल काफी सन्नाटा पसर चुका है। कभी इन आशियानों में काफी चहल पहल देखी जा सकती थी, बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थी और आज वही आशियाने पूरी तरह से वीरान हो गए हैं। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से दरारों से पड़ा हुआ है। जहां देखो बस मोटी मोटी दरारें देखने को मिलती है, जिस कारण जोशीमठ में लोग इन दरारों को लेकर काफी परेशान हो चुके हैं। जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत 25 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं पीड़ित परिवार लगातार जोशीमठ के तहसील प्रांगण में पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक एनटीपीसी जोशीमठ से बाहर नहीं हो जाती तब तक लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि जोशीमठ के पीड़ित परिवारों का कहना है कि जोशीमठ में हो रहे लगातार भूदसाव की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी है। और बड़ी बात तो यह है कि आजकल जोशीमठ नगर के सारे घरों से लेकर सारे दुकानों के आगे से एनटीपीसी गो बैंक के पोस्टर लगाए गए हैं।
जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से दरारों में पड़ा हुआ है। लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। जहां देखो बस मोटी मोटी दरारें देखने को मिलती है, जिस कारण जोशीमठ में लोग इन दरारों को लेकर काफी परेशान हो चुके हैं। यहां तक कि कई लोगों के आशाने में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ का एकमात्र तहसील भवन भी अब भूदसाव की जद में आने लग चुका है। और यहाँ तो पूरे कार्यालय के बाहर ही दरार आना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि तहसील कार्यालय के ठीक बाहर से फर्श भी उखड़ने लग चुके हैं। इस कारण जोशीमठ में काफी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जोशीमठ के तहसील भवन में किस तरह से मोटी मोटी दरारें देखी जा रही हैं। जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत 27 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि यदि कभी भी जोशीमठ का तहसील भवन ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आने वाले समय में जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले 2-3 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं और दिख रहे हैं हर दिन दरार पूरी चौड़ी हो रही है। और आज तो देखो, अब तो मेरे को लगता है शायद कि कल परसों में यहाँ से तहसील को भी हटाना पड़ेगा और ये अन्य लोगों के लिए भी धीरे धीरे खतरा हो रहा है। और सारी की सारी, पहले तो सरकार कह रही थी इतनी गंभीर नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं है। आप देखो यहाँ पर नीचे लोक निर्माण का भवन था, सरकारी भवन, वो भी पूरा ध्वस्त कर दिया, उसको भी तोड़ दिया गया है। थाने की स्थिति देखो आप क्या है, थाने को भी अभी हमने सुना है कि उसको भी शिफ्ट करने की बात हो रही है। तो कि पूरे शहर में दरारें आ रही हैं और उसके बाद अब ये तहसील परिसर जहाँ पूरा प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है या उसका आना जाना है, वहाँ भी दरारें हैं। लेकिन और ये दरारें काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। लेकिन न तो शहर की दरारों को लेकर के, लोगों के घरों में आई दरारों को लेकर के प्रशासनिक अमला गंभीर है, और न यहाँ तहसील में जहाँ वो खुद बैठा हुआ है उन दरारों को लेकर के कोई गंभीरता नज़र आती है। प्रशासन को ऐसे समय में जब दौड़ना चाहिए तो वो केवल कदम ताल कर रहा है और इससे बहुत सारे लोगों। जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत 25 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं पीड़ित परिवार लगातार जोशीमठ के तहसील प्रांगण में पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक एनटीपीसी जोशीमठ से बाहर नहीं हो जाती तब तक यह लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि जोशीमठ के पीड़ित परिवारों का कहना है कि जोशीमठ में हो रहे लगातार भूदसाव की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी है। और बड़ी बात तो यह है कि आजकल जोशीमठ नगर के सारे घरों से लेकर सारे दुकानों के आगे से एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर लगाए गए हैं। जो है आज 25 दिन से ज़्यादा हो गया है। अगर हम जो है 24 तारीख दिसंबर से गिनते हैं तो 24 दिसंबर को हमने जो है पहला विशाल प्रदर्शन किया था। उसके बाद 4 तारीख को जो है हमने मशाल जुलूस निकाला, 5 को चक्का जाम किया, बाज़ार बंद किया। और हमारी तो मांग सिर्फ और सिर्फ यही है कि जोशीमठ की जनता को उनका घर, ज़मीन के बदले ज़मीन, उनका विस्थापन ठीक से हो, न्यायपूर्ण तरीके। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से भूदसाव की जद में है। जहां देखो वहां बस दिखाई देती है तो मोटी मोटी दरारें, जो दरारें लगातार लोगों की मुसीबत बनी हुई है। आपको बता दें कि जोशीमठ के सिंहधार वार्ड संख्या 4 यानी कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के समीप एक परिवार का आशियाना इस कदर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है कि जो आशियाना कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है। आपको बताते चले कि इस आशियाने में करीबन 12 कमरे मौजूद हैं और 12 के 12 कमरे इस तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं कि जो कमरे कभी भी पल भर में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसको लेकर के यहाँ के पीड़ित परिवारों ने अपना पूरा आशियाने को खाली कर दिया है और सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार अपने आशियाने को देखकर काफी भावुक हो रहे हैं। नंबर 4 में आती हूँ। हम इतने परेशान हैं, मतलब मैं लगभग 3 तारीख से गुहार लगा रही हूँ कि कुछ मदद करो सरकार के आगे। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हम नाती नतने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा घर हमारा नीचे से फाउंडेशन हिल चुकी है, किस दिन हमारा छत हमारे सर पे आ जाए। लेकिन कुछ नहीं, होटल में हमें शिफ्ट तो जरूर किया है, लेकिन खाली एक कमरा है हमारे पास में, 1-2 पहनने के कपड़े हैं। घर तो आना पड़ेगा ना, जब सारा सामान हमारा घर पे है। 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। वहीं कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। रेखा आर्य का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हश्र हुआ है, उसी तरीके से हाथ जोड़ो यात्रा का भी हश्र कांग्रेस का होगा।
जहां तक बात उत्तराखंड की रही तो जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेसी नेताओं के मतभेद और मनभेद है, उसे देखते हुए कांग्रेस को मन जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि कांग्रेस की मन जोड़ो यात्रा से भी कांग्रेस नेताओं के मन जुड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा चला दे, तो आप खुद देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा में जैसे ही उनकी यात्रा पंजाब पहुंची, पंजाब के संबंधित उनके जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे वह यात्रा के आगे बढ़ने के साथ में ही अपने ही पार्टी से वे अलग हो गए। और हमने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में जहाँ जहाँ भी, चाहे वो आंशिक रूप से सत्ता में हो अथवा सत्ता में आसीन हो, दोनों ही उसमें हमने ये देखा कि उनके विधायक उनसे हट गए अथवा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो मुझे लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का हश्र हुआ है, क्योंकि एक ये मजाक है, मैं समझती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महानगर प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर नए बने मंडल अध्यक्षों को सम्मानित किया। इसके साथ ही साथ उन्हें अपने कर्तव्यों को किस प्रकार निर्वहन करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मंत्री गणेश जोशी, संगठन मंत्री अजय कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और नियमित रूप से नियमित अंतराल में भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन होता रहता है संगठनात्मक। उसी कड़ी में अभी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी नए बने, प्रदेश की टीम बनी, जिलों की टीम बनी, जिलों के अध्यक्ष बने और उसके आगे की कड़ी मंडल की होती है। तो अब मंडल के सभी नए अध्यक्ष बने हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 270 मंडल अध्यक्ष बने। तो हर जिले में उनका सब लोगों से परिचय हो, उनको एक शुभकामना देने का कार्यक्रम, ऐसा उत्साहवर्धन का एक कार्यक्रम ये है। उत्तराखंड के नगर निगम देहरादून में कचरा प्रबंधन को लेकर चलाई जा रही मुहिम तेजी से आगे बढ़ने लगी है। इसमें विभिन्न संस्थाएं, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सरकारी दफ्तर और लोग शहर को साफ रखने के लिए अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इन्हें नगर निगम ने स्वच्छता चैंपियन नाम दिया है। अभी तक 60 लोग इसके लिए नामांकन करा चुके हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि स्वच्छता चैंपियन को नगर निगम सभागार में सम्मानित किया गया। इसके अलावा दून में कचरे का निस्तारण बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। नगर निगम अपने स्तर से तो कचरा प्रबंधन में लगा हुआ है, लेकिन मंशा है कि शहर के लोग भी जागरूक होकर इसमें योगदान देंगे। देहरादून में इसकी शुरुआत हमने गांधी पार्क से करी थी और आज जो स्वच्छता चैंपियन स्वेच्छा से इसे देहरादून को साफ करने के लिए, देहरादून की सफाई व्यवस्था ठीक हो, देहरादून से प्लास्टिक मुक्त हो, इसके लिए जो स्वच्छता चैंपियन बने हैं आज उनको यहाँ सम्मानित भी किया जा रहा है। और स्वच्छता चैंपियन के साथ साथ वो देहरादून को साफ रखने के लिए एक शपथ भी ले रहे हैं कि देहरादून को हम साफ करेंगे, देहरादून में और अन्य लोगों को जोड़कर हम इस देहरादून की स्वच्छता को बरकरार रखेंगे। उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायती राज अधिकारी के कार्यालय के सामने नारेबाजी की। सहायक विकास अधिकारी पंचायत धर्मपाल सिंह तेजवान ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास विभाग का पंचायती राज में फंक्शनल मर्जर की वजह पूर्ण रूप से विलय करे। मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के प्राथमिक राज्य में संख्या बढ़ाते हुए प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पद सृजित कर स्वीकार किया जाए। जिला अधिकारी महोदय और सीडीओ साहब के माध्यम से भी जा चुका है। और दूसरे ये धरना प्रदर्शन जो है, जो हमारा ग्राम्य विकास के साथ जो है विलय करने की बात या फंक्शनल मर्जर की बात है, उस विभाग को, वो एक रेखीय विभाग है और ग्राम पंचायत में जो इन्होंने मर्जर करने की बात की है, पंचायती राज विभाग एक संवैधानिक संस्था है और एक अपने आप में पूर्ण विभाग है। रेखीय विभाग को पंचायती राज विभाग में विलय करना चाहिए और एक ही विभाग बनना चाहिए, नीचे से ऊपर तक एक व्यवस्था होनी चाहिए।
पटवारी पेपर लीक प्रकरण में थाना कनखल पर दर्ज मुकदमे की तफ्तीश मिलने के बाद लगातार जांच में जुटी एसआईटी टीम द्वारा एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के निर्देश पर अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी चाचा भतीजे संजीव दुबे और राजपाल को 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल किया। कस्टडी रिमांड के दौरान मिली अहम जानकारी के आधार पर एसआईटी ने प्रकरण से संबंधित कई संदिग्ध दस्तावेज व अन्य सामग्री बरामद की है। अभियुक्त राजपाल संजीव दुबे वैन्य के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाने समेत अन्य कई प्रकार के सहयोग करने के एवज में लाभ प्राप्त करने के संबंध में संलिप्तता प्रकाश में आने पर अभियुक्त दीपक व सौरभ को गिरफ्तार किया गया। राजपाल और संजीव दुबे का जो है इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड 4 दिन का लिया गया था, जिसको आज वापस न्यायालय के आदेश से वापस जेल में दाखिल किया गया। लेकिन इन 4 दिनों के अंदर जो हमने घटनास्थल जहां पर बिहारीगढ़ हो, चाहे वो सेठपुर लक्सर का हो, और साथ ही साथ टीम ने जो पूछताछ के बाद एक नया घटनास्थल जहाँ पर नकल की गई थी वो द्वारका दिल्ली का भी पता किया है, जहाँ पर पीसीआर के दौरान टीम लेके गई थी और वहाँ पर पूरे इस घटना का पता चला कि इस सेंटर पर भी कुछ लोग जो उसके रिश्तेदार थे संजीव दुबे और राजपाल के, उनके द्वारा उनके नज़दीकी रिश्तेदारों द्वारा वहाँ पर दिनांक 5 और 6 की रात्रि में वहाँ पर प्रश्न पत्रों को लीक करके पढ़ा गया था। चूँकि साक्ष्य मिल चुके हैं, उसमें हमने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज से उस वाहन का भी पता लगा लिया जो उस दिनांक में जब इस घटनास्थल पर पहुँच के नकल की गई। रुड़की में एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोतवाली पुलिस ने उस वक्त कोतवाली में बिठा लिया जब भाजपा के रुड़की जिलाध्यक्ष शोभराज प्रजापति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इसी दौरान किन्हीं अज्ञात लोगों से इनकी झड़प हो गई। किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि पिछले 1.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश के थाना फतेहपुर क्षेत्र में रुड़की के भाजपा जिलाध्यक्ष शोभराम प्रजापति पर बेशकीमती जमीन कब्जाने को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ता लामबंद हैं। इसी के चलते किसान यूनियन के लोग रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंचे। शोभाराम प्रजापति जो हैं जिलाध्यक्ष भाजपा के रुड़की के हैं, इनका फार्म हाउस है फतेहपुर में। उस फार्म हाउस में कुछ अवैध संपत्ति उन्होंने कब्जा रखी है, उसके खिलाफ हम पिछले 1 साल से घूम रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो पैमाइश करके जो उनकी अपनी संपत्ति है वो रख के, जो दूसरे लोगों की संपत्ति है, गरीबों की जो दबा रखी है वो उनकी उन्हें दे दे। अब इन्होंने क्या किया कि उसमें अपने प्लाट में अपने फार्म हाउस में जाने के लिए एक गरीब आदमी का प्लाट दबा के उसमें रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हम आज एसडीएम रुड़की साहब से मिलने आए थे। मौन व्रत था हमारा ये था कि भाई आप जो है इसकी जांच करा लें। आज हम उनके जो है ना मौन व्रत धारण करने के लिए उनके विरोध में आए थे यहाँ एसडीएम रुड़की के पास में। और जी कुछ गुंडे जो है ना यहाँ दमंगी दिखा के जो है ना वह पीछे तो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, और जब हम वहाँ बैठने लगे तो धक्का मुक्की उन्हें करके वहाँ भाग गए वहाँ से। और जो है ना ये थाना अध्यक्ष यहाँ के जो रुड़की वाले वह जो हैं वह हमें यहाँ से जो हमारे जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उत्तराखंड के लक्सर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के कबूलपुरी रायघाटी गांव में हुई किसान नरेंद्र के हत्याकांड का 36 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले कोतवाली क्षेत्र के कबूलपुर रायघाटी गांव में फसल की रखवाली कर रहे किसान नरेंद्र की कुल्हाड़ी से जानलेवा वार कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर लक्सर पुलिस ने पर्दा उठाते हुए हत्याकांड के आरोपी धर्मपाल कबूलपुरी रायघाटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि उसकी नरेंद्र के साथ फसल बटाई को लेकर हुई बहस के बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी और उसने आवेश में आकर नरेंद्र के ऊपर कुल्हाड़ी से कई मार किए और मौके से फरार हो गया। इसके बाद नरेंद्र के परिजन और ग्रामीण घायल नरेंद्र को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा नरेंद्र की मृत्यु की पुष्टि की गई। एक बंटवारे को लेकर जो बटाई का खेत दिया जाता है उसके पैसे के बंटवारे को लेकर धर्मपाल और नरेंद्र में कहासुनी हो गई थी, जिस पर धर्मपाल द्वारा जो आवेश में आकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया था, जिससे नरेंद्र की देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। मुकदमा 302 में दर्ज कर लिया गया था और चूंकि घटना पर जानकारी करने पर इसका नाम पता चला था और इशू भी पता चला कि इस कारण सिंह का झगड़ा हुआ था, गाँव वालों से पता चला और इसकी जो भी कल देर रात इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें अन्य 1-2 लोग के नाम भी परिजनों द्वारा लिखवाए गए थे, जिसकी विवेचना चल रही है। लेकिन मेन रूप से जो इसमें हत्या में आरोपी था उसकी गिरफ्तारी कर ली। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।